नमस्कार, V24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल में कोरोना के 16 पॉजिटिव केस आने से चिंतित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में आपात बैठक बुलाई है। बता दें, बैठक में अलग अलग क्षेत्रों से आए 16 कोरोना पॉजिटिव केस पर सीएम ने चिंता जताते हुए कहा, कलेक्टर को तुरंत सक्रिय होकर सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि मीटिंग में मुख्यमंत्री ने पीएस स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि कोरोना के संबंधित आंकड़े हर दिन मुझे दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने पीएस स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोरोना से संबंधित समस्त मशीनरी की समीक्षा भी करें, इनका ट्रायल कर लें। साथ ही बच्चों के वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर समेत अन्य उपकरण की भी जांच कर लें और प्रदेश में रोको टोको अभियान को गति दें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 20 नए केस मिले हैं। भोपाल में 14 और इंदौर में 5 नए केस सामने आए हैं। वहीं 27 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 119 हुई है। इसी के साथ ही कांग्रेस की ओर से 65,000 बूथों पर युवा कांग्रेस नियुक्त करने पर गृह मंत्री का पलटवार कर कहा कि कांग्रेस कहती है, भाजपा करती है, कांग्रेस कहीं भी अपने कार्यकर्ता तैनात नहीं करेगी। बीजेपी हर बूथ पर अपने कार्यकर्ता तैनात कर चुकी है। कांग्रेस के नेताओं ने पहले ही वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया था। कोरोना के क्षेत्र में 20 नए प्रकरण पिछले 24 घंटे में आए हैं और 27 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों को गए हैं। मैं यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि इन 20 में से 14 मामले भोपाल के और 5 मामले इंदौर के हैं। ऐसे 19 दो जगह के हैं। बाकी प्रदेश में एक प्रकरण कोरोना का आया है। हमारे यहाँ पर अब 119 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में बचे हैं। उनके नेताओं ने प्रारंभ में ही वैक्सीन के बारे में इतने भ्रम फैलाए थे कि वैक्सीन लगवाओगे तो नपुंसक हो जाओगे। वैक्सीन में चर्बी मिली हुई है। ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन, और जितने भी उनके तथाकथित सहयोगी दल हैं उन सब ने भी यही कहा था। और हमने उस समय कहा था कि ये कोरोना की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन नहीं है। भाजपा की वैक्सीन तो 2024 में लगेगी, 5 साल तक असर रहेगा। सूदखोरों के आतंक से राजधानी में जोशी परिवार के खत्म होने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सूदखोरों के खिलाफ बहुत जल्द सरकार अभियान चलाएगी। सूदखोरों के खिलाफ बीजेपी सरकार ने सख्ती बरतने का संकेत दिया। सूदखोरों के आतंक से जोशी परिवार के 5 सदस्यों की हुई है मौत। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खेद व्यक्त किया है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सूदखोरों के खिलाफ बहुत जल्द सरकार अभियान चलाने जा रही है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब थानों में लोग सूदखोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब पुलिस को भी सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। गौरतलब है कि अगर भोपाल पुलिस जोशी परिवार की शिकायत को गंभीरता से लेती तो आज जोशी परिवार सुरक्षित रहता। देखिए, बहुत गंभीर विषय है वो, और इसके लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाने जा रहे हैं और लोगों से अपील करेंगे कि जो पास का उनके नज़दीक थाना है वहां जाकर वो इस तरह की जानकारी दें। अगर कोई उनको इस तरह से ब्याज के लिए परेशान करता है या अवैध वसूली के लिए परेशान करता है तो पूरे प्रदेश में कार्रवाई हो। बेगमगंज से महुआ खेड़ा मार्ग गड्ढे में तब्दील हो चुका है। बता दें, जिस पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे ही 2 बाइक सवार बेगमगंज से अपने अपने गांव जा रहे थे, जो पीछे से एक दूसरे की बाइक में टकरा गए, जिसमें 2 बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। एक बच्चे और एक पुरुष की हालत सीरियस होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री विसाहू लाल सिंह ने क्षेत्रीय समाज की महिलाओं पर बेतुका बयान दिया था, जहां पूरे क्षत्रिय समाज में भारी गुस्सा है। बता दें, जिसको लेकर बेगमगंज में क्षत्रिय समाज और करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही मंत्री विसाहू लाल सिंह का पुतला भी फूंका, जिसको लेकर पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है। वहीं मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार एनएस परमार को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने करनी सेना से मांग की गई है कि क्षत्रिय समाज की महिलाओं पर मंत्री विसाहू लाल सिंह ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ग्वालियर में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जहां पुलिस को अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक सवार महिला पुरुष को गिरफ्तार कर उनके पास से 300 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी इटावा से स्मैक की इस खेप को लेकर आया था।
वह अपने परिचित की एक महिला मोहिनी तोमर को भी साथ ले गया है। आरोपी के खिलाफ 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके उत्तर प्रदेश और स्थानीय संपर्कों का पता लगा रही है, जिससे लेकर रैकेट का पर्दाफाश हो सके। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर पुलिस द्वारा पिछले माहों से लगातार अवैध सूखा नशा जिसे हम बोलते हैं, जिसमें मुख्यतः स्मैक और गांजा आता है, इसके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और काम करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है और वह और उसकी एक महिला मित्र, 2 लोग बाइक पर थे। इनके पास से लगभग 300 ग्राम स्मैक, जिसकी की कीमत 30 लाख रुपए होती है, ये बरामद की गई है। तार कहीं ना कहीं और जुड़े होंगे, तो ये PR लेके पूछताछ करने पे उम्मीद है कि इस नशे के कारोबार में हम कुछ और कार्रवाई आगे कर पाएंगे। करगी रोड कोटा रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए राहुल गुप्ता के द्वारा आवेदन निवेदन रेल रोको आंदोलन किया गया है। वहीं विधायक रेणु जोगी की उपस्थिति में GM DRM को ज्ञापन के बाद केवल आश्वासन दिया। वहीं 29 सितंबर के बाद से लेकर वर्तमान तारीख तक रेलवे बोर्ड और उसके मात हितों के द्वारा केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। इसी के साथ ही ट्रेनों के स्पेशल का तय घटने के फैसले के बाद भी नियमित रूप से रुकने वाली ट्रेनों का स्टॉपेज अब तक नहीं हो पाया है। कोरोना काल के पूर्व में जो ट्रेनें करगी रोड स्टेशन में रुका करती थी, वो ट्रेनें वापस जब तक रुकना चालू नहीं करेंगी तब तक ये आवरण अनशन अनवरत जारी रहेगा। रेलवे बोर्ड ने खाली ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर हमेशा यहाँ झुंझुना थमा के रखा हुआ है। यहाँ पर पिछले महीना सितंबर में 17 सितंबर को 19 तारीख को रेल रोको आंदोलन हुआ। 29 सितंबर को सांसद और विधायक की उपस्थिति में जाके नगर संघर्ष समिति के जितने सदस्य लोग थे, उन्होंने जाके बाकायदा ज्ञापन सौंपा। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया GM साहब और DRM साहब ने कि जल्द से जल्द ट्रेन का स्टॉपेज का अपना बात रुकने की मांग की गई थी। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था। उसके बाद भी दिवाली चली गई, अभी सामने अब ये नवंबर चल रहा है। यहाँ पर खाली आश्वासन का झुंझुना थमा के रखे हुए हैं रेलवे बोर्ड और उसके प्रशासनिक अधिकारी। राहुल गुप्ता जो मोनू भाई यहाँ पर है, नगर संघर्ष समिति से ही जुड़ा हुआ सदस्य है और इनके आज जो ये आमरण अनशन कर रहे हैं यहाँ पर, इनको पूरा नगर संघर्ष समिति के सदस्यों का पूरा इनका समर्थन है और आज से इन्होंने शुरुआत की है और इसकी रूपरेखा और तय होगी आजकल में, और ये आंदोलन और उग्र होगा आने वाले समय में। रेडी टू ईट के काम को महिला एक स्व सहायता समूह के हाथों में खींचकर बीच निगम के दिए जाने का मामला तूल पकड़ा जा रहा है। बता दें, बस्तर जिले में ही सैकड़ों की संख्या में महिला स्व सहायता की महिला ने अब राज्य शासन के खिलाफ मोर्चा खोला। बता दें कि समूह की महिलाओं का कहना है कि विधि 10 वर्षों से अधिक समय से रेडी टू ईट का काम किया जा रहा था, जहां गुणवत्ता में भी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं था। ऐसे में राज्य शासन के इस फैसले पर व्यापक असर समूह पर पड़ेगा, जिसके चलते महिला स्व सहायता समूह के द्वारा राज्य शासन के खिलाफ मोर्चाबंदी करने का निर्णय लिया गया है। हमसे क्या है, ये रेडी टू ईट का काम ले लिया गया है सरकार के द्वारा, तो हम उसके विरोध में आज यहाँ सभी स्व सहायता समूह की महिला इकट्ठा हुए हैं और हमारी मांगे हैं कि जो आदेश जो किया गया है वो आदेश जो है वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लेते तो हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। यहाँ पे बस्तर जिला से पूरे जिनको हो सका वो आई हैं, स्व सहायता समूह की महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, क्योंकि उनका 26 तारीख को रेडी टू ईट कार्य से निष्कासित कर दिया गया है। 2 फरवरी से किसी अन्य संस्था को दे दिया गया है। तो आज 21,000 स्व सहायता समूह परिवार इससे प्रभावित होंगी। तो क्या इनसे प्रभावित होंगी, तो मैं इस बात को सरकार तक पहुंचाना चाहती हूं कि आखिर क्या बात हुआ कि स्व सहायता समूह से काम लेके किसी एक संस्था को दे दिया गया है। धमतरी जिले के मगरल रोड विकासखंड के भालूचूबा गांव में एक ऐसी घटना घटी जो रात्रि में दंतेल हाथी ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। बता दें, वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है, जहां वन विभाग गजराज वाहन से निगरानी कर रहे हैं। साथ ही धमतरी जिला के 3 दंतेल हाथियों में से एक हाथी ने महिला को पटक कर मार डाला, जहां महिला का शव 3 अलग अलग जगहों पर पड़ा मिला, जिसके 3 टुकड़े हो गए हैं। वहीं पुलिस ने मार्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दंतेवाड़ा में नक्सल प्रभावित इलाकों में छात्रावास में रहे बच्चों का शोषण किया जा रहा है। बता दें कि इन बच्चों को पढ़ाने की बजाय निजी काम करवाए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य का पति बच्चों को अपने खेत में धान कटाई का काम करवा रहा था। वहीं समाज सेवी ने मामलों में शोषण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने धान खरीदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ट्वीट पर पलटवार किया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि धान की खरीदी को लेकर किसानों में जो उत्साह है, उत्पादन को देखते हुए हम अपने निर्धारित लक्ष्य को लेकर तैयार हैं।
आने वाले समय के लिए धान खरीदी की व्यवस्था की जा रही है। बारदाने को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के बयान और उनकी सोच पर मुझे तरस आता है। बारदाने की व्यवस्था अगर केंद्र की नहीं होगी तो कौन करेगा? केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को प्रभावित करने की साजिश कर रही है। इसी वजह से हमने किसानों में पुराने बारदाने में ही खरीदी का निर्णय लिया है। उसका कारण है उनने जो धान खरीदी किया कभी 52-53 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा कभी किया नहीं था, और हम 1,05,00,000 मेट्रिक टन, मैं समझता हूँ कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि छत्तीसगढ़ में इतना धान खरीदी कभी हो सकता है। रांझी में पुलिस ने वन्य प्राणी के अवशेष बेचने वाली महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि रक्षा नगर कॉलोनी में निशा डेविड वारसिंगा का सिंग लगाकर सिर बेचने की फिराक में थी। आरोपी निशा डेविड के खिलाफ अन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। आज थाना क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि रक्षा नगर कॉलोनी में निशा डेविड नाम की एक महिला रहती हैं जो मुर्गी पालती हैं और बेचती भी हैं। साथ ही यह भी सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि उनके द्वारा जो घर में एक जंगली वन्य प्राणी की सींग वगैरह रखी हुई। मुखबिर की सूचना को तस्दीक करने हेतु मेरे द्वारा थाने में पदस्थ उप निरीक्षक श्री R.D. रघुवंशी एवं उनके साथ जो बल थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग में था उनको बताया गया, और उप निरीक्षक श्री रघुवंशी के द्वारा मुखबिर के द्वारा दी गई सूचना पर दबिश दी गई, और दबिश के दौरान ये पाया गया कि उनके जो मकान है, मकान के प्रथम तल में जहाँ पर उन्होंने मुर्गियाँ वगैरह जाली में रखी हुई थी, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत धारा 2, धारा 39 और धारा 51 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। टीकमगढ़ के हीरानगर में दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया है। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक पप्पू अहिरबार के घर के पास कुछ लोग जुआ खेलते हुए नजर आए हैं और गाली गलौज भी कर रहे थे। जब पप्पू अहिरबार ने विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडे और लोहे की राड से पूरे परिवार पर हमला कर दिया है। पीड़ित लोग थाने पहुंचते उससे पहले ही दबंगों ने थाने पहुंचकर झूठी शिकायत दर्ज करा दी। दिनेश गोबंदी उसके 2 लड़कों का नाम नहीं आता है, 4-5 जने थे। वो तो जुआ खेल भी और रोजीना पीते जन। सो हमने की था भैया जुआ खेलते हैं, दारू पीते, हमने की था भैया गाय नहीं दो सुबह समय में बस थे कि मैं आया फ़ोन लगा था, सो लठिया लेके मैं पाइप लेके मारो है। अरे यहाँ मारी तो चौकीदार के दूरे मारो। हमारे ससुर हैं, हमारे पति हैं, वो मेरी सासू माँ है। किन लोगों ने मारपीट किया आपको मालूम है? हाँ हमें पता है। दिनेश अहिरबार, गोबंदी, शुक्ला और कुछ लोग 5-6 लड़का और थे, वो हमें पता नहीं है। हम तो थे नहीं, हम घर पे छोड़ गए मम्मी पापा, बस इन लोगों को सब बीच रोड पे डाल के वो सब लोगों ने मारा, सरियन से मारो, सिर हड्डी टूट गई और इन्हें मुँह दी चोट आई। वजह से हमारे द्वारा जुआ खेलते हैं। हमारे पापा ने रोका है, नहीं माने, पापा को गाली देने लगे, पापा ने भी गाली दी है। छिंदवाड़ा में कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां देश की सुरक्षा में तैनात एक CRPF जवान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उसने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। जवान ने अपनी आपबीती में बताया कि तिनका जोड़कर उसने अपना आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीदी थी, जहां दबंगों की दबंगाई के चलते उसे पलटकर कब्जा नहीं दिया जा रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक जवान ने इसकी शिकायत राजस्व विभाग में की है, लेकिन दबंगाई के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते जवान ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनसुनवाई का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में एक बड़ा ही अनोखा केस आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, एक हमारे साथ जवान खड़े हैं जो भारत की बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है, CRPF में। कश्मीर अनंतनाग में अपने आप को पोस्टेड बता रहे हैं। इनका कहना है कि पाई जोड़कर इन्होंने अपने मकान का आशियाना बनाने के लिए, अपना एक घरौंदा बनाने के लिए शहर से एक लगा हुआ एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था, जिस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। आज ये आदमी 20 दिन की सीमित मात्रा की छुट्टी लेकर के अपने परिवार को समय देने आया था, मगर चूंकि दबंगों के द्वारा इनके प्लॉट पर कब्जा कर लिया गया है और इन्हें कब्जा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि शासकीय अधिकारी भी जब इन्हें कब्जा दिलाने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं तो दबंगों के हाथ उन्हें मुँह की खानी पड़ती है और बेरंग लौटना पड़ता है। इन्हीं की आप बीती हम इन्हीं से जानते हैं बात करके कि क्या कुछ इनका कहना है इस पूरे मुद्दे पर। जी, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम ओम शंकर उइके। ओम शंकर जी, ये बताइए कि क्या समस्या है और आप वर्दी में आज छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में क्यों पहुँचे हैं? जी, मैं वर्दी में आज कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में इसलिए आया हूँ कि जो मेरी समस्या है, हम साल
कि 12 महीने में सीमित छुट्टी हमें मिल पाती है। उस छुट्टी को भी शासकीय कार्यों में इधर उधर घूमकर इसके बाद भी हमारे आने की जो काम होना है वो नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं कलेक्ट्रेट साहब से मिलने के लिए आया हूँ। मेरी समस्या यह है कि मुझे 24/8 का प्लाट साबूलाल के द्वारा रजिस्ट्री करा दी गई, जिसका पैसा दिनेश रघुवंशी और महेश यूनाती ने चेक के माध्यम से लेकर मुझे गुमराह किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है। रजिस्ट्री है, पावती है, खसरा नकल सब कुछ है, लेकिन मुझे उस जगह पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है। आप आज कलेक्ट्रेट यूनिफॉर्म में आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका? शासन से क्या जताना चाहते हैं, शासन को क्या बताना चाहते हैं? मेरा वर्दी पहन के आने का उद्देश्य यही है सर कि मुझे मेरे द्वारा जो रकम जोड़कर मैंने जो ज़मीन लिया है उस पर मुझे कब्जा दिया जाए। मैं 1 साल से परेशान हूँ सर। 2020 की रजिस्ट्री है, आज देंगे कल देंगे, इस तरीक़ा से उनकी बातों में टाला मटोली कर मैं परेशान हो चुका हूँ। जी, तो देखा आपने, भारत की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात एक जवान आज अपने परिवार के साथ में कलेक्टर से गुहार लगाने आया है कि जिस ज़मीन को मैंने पाई जोड़ करके खरीदा था, उस ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और आज उस ज़मीन पर कब्जा पाने के लिए वो अपने परिवार के सहित कलेक्टर के सामने गुहार लगाने के लिए पहुंचा है। इनके साथ इनकी पत्नी भी मौजूद है, हम इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये बताइए, क्या समस्या है कलेक्टर? आखिर आज आप अपने पति के साथ इस वर्दी में क्यों पहुँची? सर, हमारी समस्या ये प्लाट नहीं मिल रहा हमें, हमारी जगह नहीं मिल रही हमको। हम 1 साल से परेशान हैं। क्या होता है वहाँ पर जब आप प्लॉट पर कब्जा लेने जाते हैं तो? सर, प्लॉट पर कब्जा लेने जाते हैं तो प्लॉट वाले के सभी परिवार वाले आके और हमला करने लगते हैं। आपने जिस तरह ये दंपत्ति बता रहा है, अपनी आप बीती बेहद ही शर्मनाक करतूत है कि दबंगों के द्वारा इनकी निजी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात एक जवान को यदि इस कदर अपना न्याय पाने के लिए भटकना पड़ेगा तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? अतुल गजबिये, साधना न्यूज़, छिंदवाड़ा। 50 वर्षीय बुजुर्ग का धड़ खून से सना मिला है, जबकि हत्या के बाद आरोपी बुजुर्ग का सिर अपने साथ ही ले गए। जहां इस बीभत्स हत्याकांड के बाद से गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची तिलवारा घाट की थाना पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। बता दें कि मृतक गया प्रसाद की घटना के कुछ देर पहले ही विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस अब हत्यारों की तलाश में जुटी है। ये आज थाना तिलवारा अंतर्गत ये ग्राम परासिया झीरी में 3 बजे थाना तिलवारा में सूचना मिली थी कि यहाँ खेत पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसका धड़ से सिर अलग है, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी तिलवारा और प्रभारी हमारे डीएसपी तुषार सिंह साहब और हम लोग एफएसएल टीम के साथ मौके पे पहुंचे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें V24। तब तक के लिए नमस्कार।